नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 हेतु साथ में शिक्षक भर्ती जो आपके आने वाली है, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती, इसमें स्पेशल तैयारी आपके लिए लेकर आया हूं। बिल्कुल स्पेशल तैयारी आपकी होने वाली है। देखिएगा, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती जो 2012-13 थी, पंचायती राज विभाग से ये भर्ती हुई थी। यहाँ पर दो पेपर हुआ करते थे। एक पेपर होता था आरटीएट का और एक पेपर होता था साथियों पंचायती राज विभाग के द्वारा। तो आरटीएट का मतलब यहाँ पर रीट से लिया जाता है, तो रीट का पेपर आपके जुलाई में होना तय है। और उसके बाद में जो शिक्षक भर्ती के लिए अलग से पेपर होगा, तो आज मैं उसी पेपर को सोल्व करवाने वाला हूँ दोनों लेवल के लिए। देखिएगा, 2012-13 का सेकंड पेपर आज हम देखेंगे किस प्रकार से आपका सेकंड पेपर आता है। कुल प्रश्नों की संख्या 140 है और कुल अंक यहाँ पर 200 होते हैं। तो सारी चीज़ें समझिएगा इस पेपर के माध्यम से। सेकंड पेपर का आपका सिलेबस क्या होगा, इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हम पेपर हल करने वाले हैं, ये साथियों सेकंड लेवल का पेपर है, मतलब जो बीएड वालों के होता है। लेकिन जो फर्स्ट लेवल वालों के जो पेपर होता है, उसका सिलेबस भी मैं आपको बताने वाला हूँ और उससे संबंधित चीज़ें भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो देखो, सेकंड लेवल में क्या होता है, 40 नंबर की तो जीके आती है। हिंदी का है ये पेपर, ठीक है। 40 नंबर की यहाँ पर जीके है, मतलब 40 क्वेश्चन, 40 नंबर के 40 क्वेश्चन यहाँ पर जीके है, 40 क्वेश्चन यहाँ पर साइकोलॉजी है और 60 क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट के यहाँ पर प्रश्न हैं। तो अगर ये पेपर सामाजिक का होता तो 40 क्वेश्चन जीके के, 40 क्वेश्चन साइकोलॉजी के और 60 क्वेश्चन यहाँ सामाजिक के होते। अगर ये पेपर मैथ साइंस मैथ वालों के होता तो 40 प्रश्न यहाँ जीके के, 40 प्रश्न यहाँ पर साइकोलॉजी के और 60 प्रश्न साइंस मैथ्स के होते। मतलब यूँ है कि 40 प्रश्न तो सेकंड लेवल में सभी के आएंगे, चाहे वो आर्ट्स से हो या साइंस मैथ्स से हो साथियों, ठीक है। सभी के 40 प्रश्न राजस्थान की जीके के आना ही है। तो यहाँ पर देखिएगा, राज्य के प्रति विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान और समसामयिक विषय कुल 20 प्रश्न और साथ में राज्य का ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक ज्ञान, ये भी कुल 20 प्रश्न यहाँ पर आएंगे। तो इस प्रकार जीके के कितने क्वेश्चन हो गए, 40 हो गए, जिसमें करंट अफेयर भी आपके शामिल है। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा, शैक्षणिक मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान 20 नंबर के, मतलब 40 क्वेश्चन यहाँ पर साइकोलॉजी के भी आपके आ रहे हैं। और साथ में विद्यालय विषय जो भी आपका है, जैसे यहाँ पर ये हिंदी का पेपर है तो 60 क्वेश्चन आएंगे, या फिर यहाँ पर ये इंग्लिश का पेपर होता तो फिर इंग्लिश के 60 क्वेश्चन आते, एसएसटी का पेपर होता तो एसएसटी के 60 क्वेश्चन आते, साइंस मैथ्स का पेपर होता तो यहाँ साइंस मैथ्स के 60 क्वेश्चन होते। तो यूँ है, इस प्रकार से आपके 140 प्रश्न आने वाले हैं। और जो फर्स्ट लेवल वाले हैं उनके साइकोलॉजी के, हिंदी के, मैथ के, मतलब जो और भी विद्यालय से संबंधित और जो विषय हैं, उन सभी इंग्लिश के भी, अन्य सब्जेक्टों के भी यहाँ पर टोटल 7 प्रश्न आते हैं। तो ये जो 7 प्रश्न आपके आते हैं साथियों, इसके अलावा 60 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के भी आते हैं। मतलब जो फर्स्ट लेवल का सिलेबस है, 60% वो किसका रहेगा साथियों, राजस्थान जीके का, और 40% सिलेबस जो वर्तमान में आप पढ़ रहे हो रीट का, लगभग यही सिलेबस रहने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले पार्ट में ये राजस्थान जीके के प्रश्न हैं, तो इनको हम बाद में सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर साइकोलॉजी के प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं कि किस प्रकार से आपके साइकोलॉजी के प्रश्न आ रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साइकोलॉजी का जो ये प्रश्न, जो ये पार्ट है साथियों, साइकोलॉजी के पार्ट में आपको ये चीज़ें रीट में भी काम आने वाली है। जैसे रीट का एग्ज़ाम 2022 जो एग्ज़ाम है, उसमें भी आपके ये चीज़ें काम आने वाली है। तो 41 से लेकर के और 80 तक आपके साइकोलॉजी के प्रश्न हैं, 81 से लेके और 140 तक यहाँ पर आपके हिंदी के प्रश्न हैं। तो हिंदी भी आपके रीट में काम आने वाली है, साइकोलॉजी भी आपके रीट में काम आने वाली है। और ये मेन पेपर है, मेन मतलब बाद वाला जो सेकंड पेपर है वो पेपर है। तो चाहे आप फर्स्ट लेवल से हो चाहे सेकंड लेवल से हो, इस पेपर को हल करिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पेपर तो हिंदी का है, लेकिन साइकोलॉजी फर्स्ट लेवल में भी आएगी, सेकंड लेवल में सभी सब्जेक्ट में आएगी। और यहाँ पर जो हिंदी का सोल्व करेंगे, हिंदी आपके रीट में भी आएगी, हिंदी यहाँ पर भी है, तो इसलिए इसको जरूर हल करें। देखो क्या कह रहे हैं प्रश्नों को अच्छी तरह से देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न आए थे। समाज मिति विधि के जन्मदाता है, तो समाज मिति विधि के जन्मदाता इनमें से किसको माना जाता है, जेकाबेल मोरेनो को माना जाता है। जेकाबेल मोरेनो के द्वारा ही समाज मिति विधि का निर्माण किया गया था, ठीक है। अगला जो देखो, सिंपल प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन देखो वर्तमान में जो हालात चल रहे, हो सकता है थोड़ा कठिन यहाँ पर पेपर आज आ सकता है आपका, तो फिर भी आप इसको देख लीजिए। निम्न में से सीखने के सिद्धांतों एवं उनके प्रवर्तकों में
कौन सा मेल सही नहीं है? तो देखो पुनर्बलन का सिद्धांत कोपका ने नहीं दिया था, बल्कि पुनर्बलन का सिद्धांत सीएल हल ने दिया था। और पुनर्बलन पर यहाँ पर बल भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन में भी दिया गया, तो मतलब ये गलत है, कोपका बिल्कुल ही इसमें ये आपका आंसर था। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है, रोरशा शाही धब्बा परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो रोरशा शाही धब्बा परीक्षण का प्रयोग व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। यह व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी विधि है। कैसी विधि है ये? प्रक्षेपी विधि है साथियों। तो यहाँ चौथा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है ये, मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार मानव व्यवहार का संचालन होता है। तो भाई मनोविश्लेषणवादियों का मानना था कि मानव व्यवहार का संचालन अचेतन मन के द्वारा होता है, क्योंकि अचेतन मन का भाग 9/10 इन्होंने या फिर 90% माना है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही था। प्रश्न नंबर इसमें 45वां प्रश्न है, दमन एवं शमन प्रकार है। तो ये जो दोनों ही प्रकार है साथियों, ये किसके हैं? समायोजन की विधियों के प्रकार है ये। दूसरा विकल्प इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46। तो 46वां, देखो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये तो सेकंड लेवल का पेपर है। कल मैं आपको फर्स्ट लेवल का पेपर भी हल करवाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट लेवल में किस प्रकार से आपका पेपर आता है, कैसे कैसे 7 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो शिक्षण विद्या और साइकोलॉजी वहाँ पर भी पूछी जाएगी, रीट में भी पूछी जाएगी। तो ये सब्जेक्ट तो आप बिल्कुल कंटिन्यू जरूर रखिएगा। 46वां प्रश्न है, रुचि होती है तो रुचि ज्ञानात्मक भी होती है, रुचि क्रियात्मक भी होती है, रुचि भावनात्मक भी होती है। चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। 47वां प्रश्न पूछा गया था, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वस्तुओं तथा वस्तुनिष्ठ तथ्यों को ज्ञानेंद्रियों द्वारा जाना जाता है कहलाती है। तो साथियों, जिसके माध्यम से हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा किसी चीज़ों को जानेंगे तो उसको हम प्रत्यक्षीकरण कहेंगे। ठीक है, और जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जाता है वो होता है संवेदना। चलिए अगला प्रश्न है, यांत्रिक स्मृति का संबंध है। तो यांत्रिक स्मृति का संबंध आदत के नियम से होता है, क्योंकि यांत्रिक मतलब एक तरह से बार बार चलने वाली चीज़ है, जिससे हमारी उस चीज़ के प्रति आदत बन जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 49वां है, मनस्ताप एवं मनोविद्लता किसके प्रकार है? तो जो मनस्ताप और मनोविद्लता है साथियों, ये दोनों ही मानसिक विकार के प्रकार है। मेंटल डिसऑर्डर आप इनको कह सकते हो। ये फिजिकल डिसऑर्डर, सोशल डिसऑर्डर या फिर भाषाई विकार इस प्रकार से नहीं है, ये ओनली ये मेंटल डिसऑर्डर के अंतर्गत आ जाते हैं। देखो 50वां प्रश्न था, किशोरावस्था आरंभ होती है। मेरे हिसाब से जिसने रीट की तैयारी कर रखी थी उसको साइकोलॉजी हल करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। किशोरावस्था आरंभ कब से होती है? 12 वर्ष की आयु से होती है। 12 से 18 वर्ष तक लगभग ये चलती है, या 13 से 18 वर्ष तक ये चलती है, या कई जगह 13 से 19 भी बता रखा होता है। लेकिन यहाँ प्रश्न सिंपल सा पूछा गया है कि भाई कब आरंभ होती है, तो 12 वर्ष की आयु से ये आरंभ होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। क्या पूछ रहा है आपसे? उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है? तो उपलब्धि साथियों, उपलब्धि न तो प्राथमिक है, न जैविकी है, न असामाजिक है, बल्कि एक सामाजिक अभिप्रेरक माना जाता है। क्योंकि उपलब्धि अभिप्रेरक जिस व्यक्ति के अंदर पाया जाता है वो लगातार सफल होने के लिए कार्य करता है। किस लिए? सफल होने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 52 है, लियोपोल्ड बेलक ने निम्न में से किस परीक्षण को विकसित किया? तो लियोपोल्ड बेलक का नाम आपने सुन रखा होगा। यहाँ पर इन्होंने CAT परीक्षण दिया था। ठीक है, CAT केट जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, ये भी व्यक्तित्व मापन की एक विधि है। और व्यक्तित्व मापन की कैसी विधि है? ये प्रक्षेपी विधि है साथियों। कैसी है? प्रक्षेपी। देखो बेलक से बिल्ली याद रख लो, केट यानी बिल्ली, इस प्रकार आप याद रख सकते थे। तो प्रथम विकल्प यहाँ सही है 52वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 53, संज्ञानवादी विकास सिद्धांत के प्रवर्तक है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। तो जीन पियाजे इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54 पे आते हैं, प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? चेतन मन, बुद्धि, अचेतन और सृजनात्मकता। तो भाई प्रक्षेपी जो विधियां होती है साथियों, प्रोजेक्टिव टेक्निक, इनसे व्यक्तित्व के अनकॉन्शियस माइंड का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। तो अचेतन अभिप्रेरणा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा प्रक्षेपी विधियों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 55 पे आते हैं। तो 55वां प्रश्न पूछा गया था, व्यक्तित्व को उसकी सामाजिक व्यवहार के आधार पर अंतर्मुखी बहिर्मुखी वर्गों में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक है। तो व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो किया गया था अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, किसके द्वारा किया गया था? कार्ल युंग के द्वारा। एक और प्रकार इनके जो शिष्य थे नामेन एवं याकोर, इन्होंने उभयमुखी प्रकार भी इसमें जोड़ा था साथियों। ठीक है, तो यहाँ आपका दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर कौन सा है? ये 55वां। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56 है, टर्मन के अनुसार 90 से 110 बुद्धि लब्धि के बालकों को हम किस श्रेणी में रखेंगे? अतिमंद श्रेणी, तीव्र बुद्धि श्रेणी, सामान्य श्रेणी और अति प्रतिभाशाली श्रेणी। तो भाई 90 से 110 सामान्य बुद्धि बालक होता है, ना ही अतिमंद होता है, ना ही अति प्रतिभाशाली, ना ही तीव्र बुद्धि,
बल्कि नॉर्मल बालक है वो, ठीक है, सामान्य बुद्धि बालक। तो दूसरा विकल्प सही है इसमें। अगला 57वां प्रश्न, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है प्रक्षेपी विधियों द्वारा, अवलोकन विधि द्वारा, आत्मकथा द्वारा, साक्षात्कार द्वारा। मैंने अभी कहा था कि अनकॉन्शियस माइंड का अध्ययन प्रोजेक्टिव मेथड मतलब प्रक्षेपी विधियों द्वारा किया जाता है। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है इस एग्जाम में, तो यह विकल्प नंबर आपका 1 सही हो जाता है साथियों प्रश्न नंबर 57 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 58 पे आएंगे, तो 58वां प्रश्न साथियों, 58वां प्रश्न है, टैगोर द्वारा किस प्रकार के अनुशासन की अनुशंसा की गई थी। तो यहाँ पर थोड़ा प्रकृति द्वारा अनुशासन, कठोर नियमों द्वारा अनुशासन, अध्यापक द्वारा कठोर अनुशासन, ये चीज़ें तो नहीं होगी, या तो पहला या दूसरा इसका सही ऑप्शन होगा, और मेरे हिसाब से प्रथम होगा। ये क्वेश्चन मेरे भी क्लियर नहीं है, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। चलिए 59वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अभिकरण नहीं है। घर में भी शिक्षा होती है, विद्यालय में भी शिक्षा प्राप्त होती है, मीडिया से भी हो जाती है, लेकिन संसद यहाँ शिक्षा का अभिकरण नहीं है, राजनीति का अभिकरण है ये। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 59वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 60, कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो कोहलर एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक था, और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था साथियों वो था अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। कोहलर है, वर्दीमर है, कोपका है, इनका नाम गेस्टाल्टवाद में चलता है, और इन्होंने अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया था, इनसाइट थ्योरी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। सी वाला विकल्प सही है 60वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 61 को देख लेते हैं। देखो खंड सेक्शन 4 यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर भी आपके साइकोलॉजी के ही प्रश्न हैं। देखिएगा 61वें प्रश्न को क्या पूछ रहा है, गार्डनर के अनुसार अन्य व्यक्तियों के मनोदशा, स्वभावों, अभिप्रेरणाओं और इच्छाओं को समझकर उनमें विभेदन करने की योग्यता कहलाती है। तो संगीतात्मक बुद्धि होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर अन्य व्यक्तियों की इच्छाओं को समझा जा रहा है, तो इसको हम अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहेंगे साथियों, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जहाँ दूसरे के मन की बातों को समझा जाता है। बी वाला विकल्प सही है इस प्रश्न में। नेक्स्ट 62वां प्रश्न, बुद्धि का कौन सा प्रकार गार्डनर द्वारा नहीं सोचा गया है। अंतर्वैयक्तिक, सांस्कृतिक, शारीरिक गति संवेदी और तार्किक, गणितीय। तो भाई इन्होंने इंटरपर्सनल अभी बताया है, इन्होंने बॉडीली काइनेस्टिक बताया, मतलब शारीरिक गति संवेदी बताया है, यहाँ पर तार्किक गणितीय बुद्धि भी बताया, लेकिन सांस्कृतिक बुद्धि जैसा कोई भी घटक इन्होंने नहीं बताया है। तो सी वाला विकल्प इस प्रश्न का सही आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 63, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। खुशमिजाज रहता है, सामाजिक होता है, आसानी से चिढ़ने वाला होता है, और ऊर्जा का उच्च स्तर होता है। तो यहाँ पर देखिए जो ऊर्जावान मित्रवत बालक होते हैं वो सामाजिक भी होते हैं, ऊर्जा का उच्च स्तर भी होता है, खुशमिजाज भी होते हैं, लेकिन आसानी से चिढ़ने वाले नहीं होते हैं। तो ये आपका आंसर रहेगा सी वाला 63वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 64, बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है। तो शिक्षक एक निश्चित समय तक उसके साथ चलेगा, सहकर्मी भी एक निश्चित समय तक साथ रहेंगे, मित्र भी एक निश्चित समय तक, लेकिन जो परिवार है ये सबसे ज़्यादा उसके साथ चलता है साथियों। तो इसलिए बी वाला विकल्प आपका 64वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 65, निम्न में से किस तकनीक के साथ नेता एवं दल पद संबंधित है। प्रेक्षण, प्रक्षेपी, समाजमिति और साक्षात्कार। तो भाई यहाँ पर जो राजनेता होते हैं, जो दल होते हैं, इनका संबंध समाजमिति विधि से है, क्योंकि समाजमिति विधि जो कि जेकाबेल मोरेनो के द्वारा दी गई थी साथियों, इसमें इन्होंने बताया था कि इसी विधि के माध्यम से राजनेताओं का चयन किया जाता है। तो बी वाला विकल्प आपका 65वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 66वां प्रश्न है, परोपकार को यह भी कहा जाता है, थोड़ा दिखने में यहाँ पर मिस्टेक आई होगी, प्रति सामाजिक व्यवहार, असामाजिक व्यवहार, प्रतिगमित व्यवहार और समाज उन्मुख व्यवहार। तो भाई यहाँ पर एंटी सोशल बिहेवियर इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि परोपकार एंटी सोशल थोड़ी होता है, ना ही असोशियल बिहेवियर कहेंगे, ना ही रिग्रेसिव बिहेवियर कहेंगे, बल्कि इसको समाज उन्मुख व्यवहार हम कहेंगे, समाज के अनुरूप व्यवहार। सी वाला विकल्प 66वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 67, निम्न में से कौन सा पुरुष हार्मोन है। एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन व प्रोजेस्टेरोन दोनों। तो जी नहीं, एंड्रोजन नहीं, एस्ट्रोजन होता है वो। बी वाला विकल्प यहाँ पर सही है 67वें में। प्रश्न नंबर 68, मानव में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं। 22, 44, 23 और 46। तो साथियों मानव में गुणसूत्र के युग्मों की हम बात करें, युग्म मतलब जोड़े की बात की जा रही है, तो साथियों कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, और कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि यह युग्म पूछा है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 69,
निम्न में से किस विकार को ट्राइसोमी 21 के नाम से जाना जाता है? ट्राइसोमी 21 किसको कहते हैं? डाउन सिंड्रोम का ही एक प्रकार है साथियों, जिसके कारण बालक मंदबुद्धि हो जाता है। तो बी वाला विकल्प यहाँ पर 69वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 70 पे आएंगे। 70वां प्रश्न है, किशोरावस्था में पहचान संकट का संप्रत्यय किसने दिया? आलपोर्ट, फेस्टिंगर, केटल और एरिक्सन। तो पहचान संकट का संप्रत्यय किशोरावस्था में इरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। विकल्प एक सही है प्रश्न नंबर 70 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 71, डिसलेक्सिया में बच्चों को परेशानी होती है। तो डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार है। तो खाने में, चलने में, पीने में नहीं बल्कि पढ़ने लिखने में यहाँ पर बच्चों को परेशानी होती है। मुख्य रूप से पठन इसमें आ जाता है डिसलेक्सिया के अंतर्गत। तो चौथा विकल्प आपके 71वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 72, एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखने पर ही भयभीत हो जाता है क्योंकि उसके पूर्व के अनुभव में डॉक्टर का इंजेक्शन की सुई दिए जाने से संबंध है। यह उदाहरण है। तो ये भाई बालक का अनुबंधन स्थापित हो रहा है कि भाई डॉक्टर को देखते ही कह रहे यार ये तो इंजेक्शन लगाता है। तो मतलब ये किस प्रकार का अनुबंधन है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, पावलोव की है ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। सी वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न जो यहाँ पूछा गया था, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? फ्रायड, युंग, एडलर और होर्नी। तो साथियों सामूहिक अचेतन का जो संप्रत्यय दिया गया था ये कार्ल युंग के द्वारा दिया गया था। सिगमंड फ्रायड के ये शिष्य थे। सी वाला विकल्प आपके 73 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 74, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? तो फ्रांसिस गाल्टन, रोजर्स, सिगमंड फ्रायड और पावलोव। साथियों पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय कार्ल रोजर्स के द्वारा ही दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 75वां प्रश्न क्या है, निम्न में से किस मत के अनुसार बच्चे सिर्फ अनुबंधन द्वारा ही नहीं अपितु अन्य व्यक्तियों को देखकर व अनुकरण करके भी सीखते हैं? प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा, सूझ के द्वारा, सामाजिक अधिगम के द्वारा, संबंधवाद के द्वारा। तो देखो यहाँ पर सिर्फ अनुबंधन से नहीं बल्कि दूसरों को देखकर और अनुकरण करके। तो देखकर और अनुकरण ये किसने बताया? अल्बर्ट बंडूरा ने। किसने बताया? सोशल लर्निंग थ्योरी में बताया, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में। सी वाला विकल्प आपके 75वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 76, निम्न में से कौन व्यवहारवादी नहीं है? जेबी वाटसन, बीएफ स्किनर, पावलोव और सिगमंड फ्रायड। तो साथियों जेबी वाटसन भी व्यवहारवादी है, बीएफ स्किनर भी व्यवहारवादी है, पावलोव भी व्यवहारवादी है, लेकिन सिगमंड फ्रायड क्या है? मनोविश्लेषणवादी है। ये क्या है? ये मनोविश्लेषणवादी। तो इस प्रकार आपका कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प यहाँ पर सही है क्योंकि ये व्यवहारवादी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 77 है, ये देखिएगा 77 को, निम्न में से अनुबंधन का कौन सा प्रकार उद्दीपकों के साथ साथ घटित होने पर आधारित न रहकर व्यवहार के परिणामों के प्रभाव पर निर्भर करता है? प्राचीन अनुबंधन, आभासी अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, पश्चिगामी अनुबंधन। देखो सिर्फ उद्दीपकों के साथ साथ घटित होने पर आधारित नहीं है बल्कि वो परिणामों के प्रभाव पर। तो परिणाम किसमें दिए जाते हैं साथियों? परिणाम का प्रभाव यहाँ पर क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो बीएफ स्किनर का है, इसमें पहले क्रिया कराई जाती है, उसके बाद में उसको पुनर्बलन दिया जाता है। अगर पुनर्बलन प्रभावी है तो व्यक्ति दोबारा क्रिया करता है, तो मतलब वो परिणाम पर आधारित है, फिर वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन हो जाएगा। बी वाला विकल्प आपके 77 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 78 पे आते हैं। तो 78वां क्वेश्चन, निम्न में से किसका कोई जैविकीय आधार नहीं है? भूख, काम, प्यास और संबंधन। तो भाई भूख भी जैविकीय आधार है, प्यास भी जैविकीय आधार है, हालांकि काम मनोसामाजिक है लेकिन संबंधन तो सिर्फ सामाजिक ही है, इसलिए इसको हम जैविकीय आधार नहीं मानेंगे। तो डी वाला विकल्प आपका 78 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79 है साथियों, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है जो कि वास्तविकता के नियम पर आधारित होता है? इदम, अहम, परा अहम और लिबिडो। तो देखो तार्किक रूप से नियंत्रित और वास्तविकता के नियम पर आधारित, तो इड तो खुद पर आधारित होता है, सुख की प्राप्ति, लिबिडो भी वही है, लेकिन जो परा अहम है ये देवत्व पर आधारित होता है, हमेशा दूसरों को परोपकार भलाई ये चाहता है, लेकिन जो अहम है ये वास्तविकता को देखते हुए कार्य करता है, जिसको ईगो इंग्लिश में बोला जाता है। सिगमंड फ्रायड का नाम तो याद आ ही गया होगा आपको। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 79 में। साइकोलॉजी का यह अंतिम प्रश्न पूछा गया था, व्यक्तित्व का कौन सा भाग समाज के नैतिक मूल्यों और आदर्शों के आधार पर विकसित होता है? इदम, पराहम, अहम, लिबिडो। तो देखो यहाँ पर लिबिडो तो और इड ये दोनों तो बिल्कुल खुद पर आधारित होते हैं, पाशविक प्रवृत्ति पाई जाती है, खुद का मतलब टोटल खुद ही का ही फायदा हो, दूसरों से कुछ मतलब नहीं होता है।
और अहम वास्तविकता पर होता है, और नैतिक मूल्य और आदर्शों की बात की जाए वो सुपर ईगो हो जाता है। तो सी वाला विकल्प एक तरह से देवीय व्यक्तित्व भी आप इसको कह सकते हो। तो सी वाला विकल्प 80वें प्रश्न में सही है। देखो इस प्रकार से प्रश्न बने थे सेकंड लेवल में साइकोलॉजी में, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो साइंस मैथ्स वालों के लिए हो, चाहे वो सोशल साइंस वालों के लिए हो, सामाजिक विज्ञान के या संस्कृत के हो, सभी के इस प्रकार से प्रश्न आपके साइकोलॉजी के बनने हैं साथियों। और बाकी 60 क्वेश्चन यहाँ पर अब आपको सब्जेक्ट को देखने के मिलेंगे। तो देखो 60 क्वेश्चन जो हम हिंदी के करने वाले हैं, तो ये हिंदी रीट में भी आपके काम आने वाली है, इसलिए इन प्रश्नों को भी आप जरूर हल करिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से ज़्यादा इतना कठिन पेपर होता नहीं है, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी की पूरी तैयारी हो रखी है। तो 40 प्रश्न इतने आपने बिल्कुल कवर कर रखे हैं। आपका जो सब्जेक्ट है वो भी आपका लगभग अच्छा होता है, तो 60 प्रश्न ये भी आपके कवर होते हैं। सिर्फ और सिर्फ 40 प्रश्नों की बात है आपके लेवल 2 में, तो कि आपको सिर्फ जीके पढ़नी है राजस्थान की और कुछ करंट अफेयर पढ़ना है। जबकि लेवल 1 की बात करूं तो 40% सिलेबस आपका जो चल रहा है वो का वही रहने वाला है। 60% सिलेबस में आपके राजस्थान जी के आने वाली है। तो अभी देखो 15 मार्च को जो रिपोर्ट आएगी उसमें और क्लियर हो जाएगा कि भाई आपका पैटर्न किस प्रकार रहेगा, कि कितने पेपर होंगे, कौन पेपर कराएगा, क्या लेवल 1 में 2 पेपर होंगे। सारे सवालों के जवाब आपको 15 मार्च को मिलेंगे, क्योंकि अभी जो चीज़ें चल रही है अभी कुछ भी उसमें स्पष्ट नहीं है। लेकिन हम अपनी तैयारी सही मोड पर ले जा सकते हैं अभी से तैयारी शुरू करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर सेक्शन 5 आ चुका है, खंड 5, जिसमें हिंदी के प्रश्न है। तो ये आपके रीट में भी काम आने वाले हैं और अन्य सभी भर्तियों में भी ये प्रश्न काम आ सकते हैं। तो देखो क्या प्रश्न है, 81 प्रश्न पूछा गया था। निष्पाप शब्द में उपसर्ग है, तो निष्पाप में निस उपसर्ग लगा हुआ है, बिल्कुल सही है साथियों। ये इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है, तो भाई नाइन में इन प्रत्यय नहीं है, पंडिताइन में आइन प्रत्यय है। कुलीन, कुलीन शब्द का निर्माण कुल प्लस इन से ही हुआ है, मतलब इसमें इन प्रत्यय है। तो जो कुलीन शब्द है यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 83, सही समास विग्रह है। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री बिल्कुल सही है। इंद्रियों से अतीत होता है, मद में नहीं मद से होता है। पानी के लिए बिजली पन बिजली नहीं होती है। यहाँ पर ओनली विकल्प नंबर आपका जो 1 है यही आपका सही समास विग्रह है। फिर अगला है बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, तो अष्टाचक्र, आशुतोष, नीलकमल तीनों ही बहुब्रीहि समास है, लेकिन चौकन्ना शब्द यहाँ पर बहुब्रीहि समास नहीं है साथियों। इसमें बी वाला विकल्प आपके 84 में सही है। तो देखो इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। वाक्यांश हेतु सही शब्द नहीं है। पहला क्या है, मृग की आंखों के समान आंखों वाली स्त्री, तो मीनाक्षी नहीं होती है, वो मृग नहीं होती है, ठीक है। मीनाक्षी तो मीन के समान, मछली के समान आंखों वाली होती है, तो यही आपका विकल्प सही रहेगा, क्योंकि ये सही नहीं है। अगला जो देखेंगे, जिसकी आशा न की गई हो वाक्य हेतु उपयुक्त एक शब्द है, तो भाई जिसकी आशा न की गई हो उसको हम कहते हैं अप्रत्याशित। क्या कहते हैं साथियों, अप्रत्याशित। बी वाला विकल्प 86 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 87, ऐसे ही जयचंदो ने देश को गुलाम बनाया है, इस वाक्य में जयचंदो में कौन सी संज्ञा है। तो जयचंदो ने, हमेशा याद रखना, जयचंद डायरेक्टली पूछ ले तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन जयचंदो ने ये यहाँ पर बहुवचन हो गया, तो बहुवचन जब भी बन जाता है शब्द वो जातिवाचक में चला जाता है। डी वाला विकल्प 87 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 88, सफेदी शब्द है, क्रिया विशेषण, संज्ञा, क्रिया और विशेषण। तो भाई सफेदी शब्द का निर्माण सफेद से हुआ है, सफेद में ई प्रत्यय लगाने से। तो सफेद एक विशेषण शब्द है, लेकिन सफेदी यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। सफेदी में क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा का उदाहरण है। बी वाला विकल्प आपके 88 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 89, तो 89 प्रश्न क्या है, किस वाक्य में सर्वनाम की प्रयुक्ति त्रुटिपूर्ण रूप में है। मैं तेरे को सब समझा दूंगा, ये पहला वाक्य मिल गया, क्योंकि ऐसे थोड़ी होता है कि मैं तेरे को सब समझा दूंगा, वाक्य होता है मैं तुझे सब समझा दूंगा। तो यहाँ पर यही आपका सर्वनाम इसमें त्रुटिपूर्ण रूप है। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम है, तो कोई, स्वयं, जो, मेरा। भाई कोई नहीं, स्वयं तो निजवाचक है, मेरा यहाँ पर पुरुषवाचक है, लेकिन जो शब्द है यहाँ पर ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो सी वाला विकल्प 90 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 91, दुबला लड़का बीमार पड़ेगा ही, इस वाक्य में दुबला कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। तो यहाँ पर दुबला शब्द जो है ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। ए वाला विकल्प 91 में सही है। 92, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, तो भाई
जोर जोर से रोते हैं, रोना, 3 घंटे से सो रहा है, ये भी अकर्मक है। फिर कुछ ना कुछ लाता ही रहता है, ये भी अकर्मक है। गिद्ध बहुत ऊंचा उड़ रहा है, उड़ रहा है मतलब क्रिया हो रही है, तो डी वाले विकल्प में सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? तो प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है जहाँ पर दूसरों से कार्य करवाया जाता है, खुद काम न कर कर। तो मालिक ने कारीगर से दीवार बनाने के लिए कहा, बिल्कुल ये प्रेरणार्थक क्रिया का ही उदाहरण है। नेक्स्ट है 94, शुद्ध वाक्य है, आप ही स्पष्ट करने की कृपा करें। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। बुरा से बुरा व्यक्ति भी इज्जत चाहता है और केवल तुम ही यह काम कर सकते। तो केवल तुम यह काम कर सकते हो या तुम ही यह काम कर सकते हो, ऐसा होना चाहिए, गलत हो गया। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, स्वयं आत्मनिर्भर ये गलत हो गया, क्योंकि स्वयं पर निर्भर होना चाहिए, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। बुरा से बुरा व्यक्ति भी इज्जत चाहता है, आप ही स्पष्ट करने की कृपा करें। तो आप स्पष्ट करने की कृपा करें और बुरा से बुरा व्यक्ति, इन दोनों में से एक आंसर है साथियों। और मेरे हिसाब से यहाँ बुरा से बुरा व्यक्ति भी इज्जत चाहता है, ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 95 पे आते हैं। हो सकता है इसमें प्रथम विकल्प है, थोड़ा ध्यान नहीं दिया मैंने प्रश्न को पहले। देखो 95 संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, विपुल और नीना दोनों पढ़ते हैं, तो ये साधारण वाक्य है। जो मनुष्य धनवान होता है उसे सभी चाहते हैं, ये मिश्र वाक्य है। मकरंद और विनीता दोनों साथ साथ पढ़ते हैं, ये साधारण वाक्य है। और मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, ये बिल्कुल एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। चौथा विकल्प आपका इसमें सही है, चौथा विकल्प आपके बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ये एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। इस प्रकार से आपके हिंदी का पेपर आता है। रोगी को बहुत छटपटाहट हो रही थी, छटपटाहट पद है, क्रिया, संज्ञा, क्रिया विशेषण और अव्यय। तो छटपटाहट शब्द यहाँ पर क्रिया विशेषण है, सी वाला विकल्प 96 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 97, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, मनोविकार सूचक संबंधन पदों के अंत में किया जाता है। मनोविकार सूचित करने में प्रश्नवाचक शब्द आने पर किया जाता है। बढ़ते हुए मनोविकार को सूचित करने के लिए किया जाता है। किसी विषय के साथ तत्संबंधी अन्य बातों की सूचना देने में, जी नहीं, इसके लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो चौथा विकल्प ही 97 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 98, धूल में लट मारना मुहावरे का सही अर्थ है। तो धूल में लट मारना मतलब धूल फांकना नहीं होता है, नष्ट करना नहीं होता है, व्यर्थ का काम करना, बिल्कुल यही इसका सही आंसर है साथियों। धूल, कोई व्यर्थ का काम करता है तो क्या कहते हैं कि धूल में लट मत मार, ठीक है। इस प्रकार से किस मुहावरे का अर्थ उपयुक्त नहीं है? बालू में से तेल निकालना, असंभव काम करना, सही है ये तो। गाल बजाना, बढ़ चढ़कर बातें करना, ये भी सही है। कलेजे पर सांप लेटना, लौटना, ईर्ष्या या जलन होना, बिल्कुल सही है। खून ठंडा होना, मृत्यु हो जाना, जी नहीं, खून ठंडा हो जाना मतलब एक तरह से मर्दानगी खत्म हो जाना, इस प्रकार से होता है। कोई कहता है तेरा तो खून ठंडा हो गया क्या, तेरे खून में उबाल नहीं है, मतलब तेरे अंदर जोश खत्म हो गया है। तो डी वाला विकल्प यहाँ बिल्कुल ये उपयुक्त मुहावरा नहीं है। प्रश्न नंबर 100 है, ओटो निकली कोटो चढ़ी, कहावत का सही अर्थ है। इसका मतलब ये है कि मुंह से निकली बात चारों ओर फैल जाती है, बिल्कुल यही इसका सही आंसर होगा। जो अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों, 101वां प्रश्न, तो परिपत्र के मसौदे में प्रयुक्त होता है संबोधन, विषय, प्रेरक, अधोलेख। ये प्रश्न तो भाई मेरी नॉलेज में भी नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ें, कुछ चीज़ें नहीं भी आएगी आपके सामने, ज़्यादा नहीं आएगी, कुछ मात्रा में। तो ये परिपत्र वगैरह ये हम बिल्कुल तैयार करके और आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे साथियों। अभी सिर्फ पेपर देख रहे हैं कि किस प्रकार से आपका पेपर आता है। यहाँ पर वापस वही प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं परिपत्र से संबंधित। तो मेरे हिसाब से ये प्रश्न अभी सोल्व करवाना सही नहीं है, क्योंकि इधर उधर प्रश्नों के उत्तर बताने से भी कुछ मतलब नहीं है। देखो अगला प्रश्न है, उत्सिप्त व्यंजन इनमें से कौन सा है? तो उत्सिप्त ड है, ढ और ड दोनों, ये सड़क वाला और ये मतलब ये पढ़ाई वाला और ये सड़क वाला, दोनों ही ये उत्सिप्त व्यंजन होते हैं। तो ए वाला विकल्प आपका 103 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 104, इनमें से अल्प प्राण, तालव्य, नासिक और सघोष व्यंजन है। तो देखो वर्णमाला भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा, क्योंकि वर्णमाला में से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने थे पहले। तो ण, इंग, ये और न। देखो अल्प प्राण होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, तो चारों ही पांचवे हैं, ठीक है। तालव्य का होता है इचु यशनाम तालु, चे वर्ग का, चे, छे, जे, जे, ये। तो ये वाला यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि बाकी के तालव्य नहीं है। सी वाला विकल्प यहाँ सही है 104 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 105, अर्थोपार्जन में संधि है। तो अर्थोपार्जन का संधि विच्छेद होता है अर्थ प्लस उपार्जन। क्या होता है? अर्थ प्लस उपार्जन। साथियों यहाँ पर ये गुण संधि का उदाहरण है, अर्थोपार्जन शब्द बनता है तो ये गुण संधि है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 106 को देखेंगे,
महा प्लस ऋतु की संधि है तो महा प्लस ऋतु, महर्तु शब्द बनेगा महर्तु। कहाँ पर है विकल्प में? पहला विकल्प है, बिल्कुल प्रथम विकल्प इसमें सही है। इसमें कौन सी संधि है साथियों? अर हो रहा है तो ये भी गुण संधि का ही उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 107 पे आएंगे। सही वर्तनी वाला शब्द है तो तिथि, तिथि में इस प्रकार से तिथि को लिखा जाता है, ये गलत हो गया। अत्यधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। क्या होता है? अत्यधिक, ये भी गलत हो गया। फिर निरावलंब नहीं होता, निर्वलंब होता है, निर्वलंब, इस प्रकार से ये शुद्ध होता है। मतलब ये अध्यात्म शब्द जो है यही सही है। डी वाला विकल्प इसमें सही वर्तनी है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 108। देखो किसी प्रश्न में आपको डाउट हो तो मैंने सिर्फ ये है पेपर पढ़ के डायरेक्टली मैं आंसर बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि एक दो प्रश्न आपको त्रुटिपूर्ण लगे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इस प्रकार से आपका पेपर आता है। ज़्यादा कठिन पेपर है नहीं, नॉर्मली यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, सारी चीज़ें नॉर्मल है। विसर्ग संधि का उदाहरण इनमें से है सरोज, नीरज, संयोग, सच्चरित। सत प्लस चरित, सच्चरित, यहाँ पर ये व्यंजन है। सम प्लस योग, संयोग व्यंजन है। नीरज और सरोज, तो साथियों सरोज में यहाँ विसर्ग है, सरह प्लस जे सरोज। विकल्प एक यहाँ सही है 108वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 109। सही वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? महातम्य, ये यहाँ गलत हो रहा है। महातम्य ये आगे गलत हो रहा है। महातम्य, बिल्कुल सी वाला विकल्प यहाँ पर सही है, तो सी वाला 109 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 110। यदि किशन पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, मतलब यहाँ भूतकाल की बात है तो पूर्ण भूत नहीं, अपूर्ण नहीं, बल्कि ये हेतु हेतुमत भूतकाल का उदाहरण है। तो साथ 30 प्रश्न और हैं, बिल्कुल उनको भी हम सोल्व करने वाले हैं। तो देखो 111वां प्रश्न देखते हैं। देखो आगे वीडियो अभी रोक रहा हूँ, थोड़ा अर्जेंटली काम आ गया है साथियों, तो बाकी के 30 प्रश्न हम कल देख लेंगे या फिर आज शाम को ही मैं 30 प्रश्न और बता दूंगा, और कल आपको फर्स्ट लेवल का पूरा पेपर सोल्व करने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा कार्य आ जाने के कारण मैं ये वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा।